फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी आत्मकथा का तीसरा एपिसोड है और इसमें हम लोगों ने विषय तय किया है जेएनयू, व्यक्तिवाद और जनतंत्र के असंख्य पाठ। जेएनयू के बारे में बहुत सारे मिथ प्रचलन में हैं, उनमें से कुछ की चर्चा हम लोग करेंगे आज। मथुरा और उससे जुड़े हुए परिवेश को लेकर जो मैंने पिछले 2 एपिसोड किए, उसकी कड़ी में एक चीज शामिल करना चाहता हूं। वो ये कि मथुरा, और ये शामिल करना इसलिए जरूरी है जिससे कि जेएनयू में जो आए उसका जो फर्क है उसे समझ सकें। मथुरा की कल्चर और मथुरा के परिवेश की चर्चा हमने की थी आपसे, और मथुरा के परिवेश और मथुरा की कल्चर की चर्चा करते समय जो सबसे शाह यानी अंधेरा पक्ष था मथुरा का, वो ये कि मथुरा के पूरे परिवेश में वो आज भी है। ये चीज 79 में थी जिस समय मैं मथुरा छोड़कर आया, और वो आज भी है। वो सैकड़ों सालों से है वहां। मथुरा के परिवेश में एक खास तरह की जड़ता और गतिहीनता है, और जड़ता और गतिहीनता से पूरा का पूरा समाज बुरी तरह से नीचे तक संक्रमित है। और ये जड़ता और गतिहीनता के कारण पूरे समाज में, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी पद पर जीने वाले हों, कितने अमीर हों या गरीब हों, सब में ये बीमारी है। पूरा समाज, स्त्री हो या पुरुष, जड़ता और गतिहीनता के माहौल से पूरा समाज एक सिरे से नीचे से ऊपर तक प्रभावित है। मसलन वहां जैसे आख्यान तो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हर एक आदमी के पास में संस्मरण और आख्यान है, किस्सा गोई है, लेकिन किसी भी किस्म की तर्कशीलता और नए विचार के प्रति आग्रह वहां दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। वहां पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं वे भी आकंठ डूबे रहते हैं तर्कहीनता में, और जिसे हम लोग नॉनसेंस कहते हैं, उस नॉनसेंस का बड़ा आनंद लेते हैं। और नॉनसेंस वहां एक सबसे बड़ा लॉजिक है। हम अपने तरीके से इस बात को कहते थे, और वो हम चीज आज सबसे शेयर कर रहे हैं कि मथुरा एक ठंडा कैद घर है। एक ऐसा ठंडा कैद घर जिसमें कि जाने के बाद आपको कोई नई चीज, किसी भी नए विचार की गर्मी आपको प्रभावित नहीं करती। आप लाख कोशिश कीजिए, आप बहुत समझदार हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपके पास में मार्क्सवाद का बहुत गहरा ज्ञान हो, आप तय मानिए आप इस जड़ता और गतिहीनता से नीचे तक प्रभावित रहेंगे। बड़ा कारण यह है कि वहां इस जड़ता और गतिहीनता को कभी चुनौती नहीं दी गई। हम लोगों ने कोशिश की थी अपने तरीके से एक परिवेश बनाने की, बातचीत करने की, लेकिन वो चीज कुछ दिन बाद अपने आप ठप हो गई। वो जो गतिहीन जो परिवेश है उसका, उस गतिहीन परिवेश ने सबको हजम कर लिया। और इस गतिहीन और जड़ परिवेश को ढके हुए कौन सी चीज? बाचालता। वहां बाचाल बहुत हैं लोग। वो हर चीज को अपनी ऊंची आवाज से, अपने नॉनसेंसिकल तर्कों से
ढक देना चाहते हैं। आप कलकत्ते से लौट के आए और आप मथुरा जाके रहें तो आपको कुछ दिन बाद लगेगा कि आपका जीवन जो है वो एकदम सीधे किसी ठंडे कैद घर में चला गया है। आप किसी भी महानगर से लौट के आइए और मथुरा आइए, आपको पता चला कि मथुरा अभी कई सौ साल पीछे है। आप किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात कीजिए और कई सौ साल पीछे इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कई सौ साल पीछे इसका सबसे बड़ा लक्षण है खाओ पियो और मौज करो और खर्राटे लेके सो। दूर तक आप गांव में जाइए, आप शहर में जाइए, आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाइए, नो टेंशन। मैंने 55 दिन तक तो कोरोना के पीरियड में जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैं शुरू में वहीं था। भारत सरकार के किसी भी किस्म के अनाउंसमेंट का और भारत सरकार की किसी भी किस्म की बंदिश का मथुरा के परिवेश पर कोई असर नहीं है। आज की डेट में भी कोई असर नहीं है। कल से फिर बाजार खुलेगा, आप जाइए देखिए। ये जो जड़ता और गतिहीनता से प्रभावित जो एकदम ठंडा कैद घर है, इस ठंडे कैद घर में पूरा का पूरा समाज एकदम ठिठुर रहा है और पड़ा हुआ है। हम में से कभी किसी ने कोशिश नहीं की जाने की क्या हुआ पूरा शहर, पूरा पूरा जिला। लोगों के पास पैसा है, सिर्फ एक चीज है जिसने कि इस ठंडे कैद घर में घुसपैठ किया हुआ है, कंज्यूमरिज्म। पैसा तो आया है, लोगों को उपभोग का स्तर थोड़ा सा बदला है, ज्यादा नहीं। और ठंडे कैद घर का एक छोटा सा और उदाहरण बता रहा हूं जो मुझे अभी याद आ रहा है। वो ये कि शहर में बैंकिंग सिस्टम एकदम धराशायी है। होली गेट के अंदर बैंकें ध्वस्त पड़ी हैं, पैसा ही नहीं है। और अब कोरोना के आने के बाद तो और भी स्थिति खराब हुई है। इसलिए जब हम मथुरा के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं और मथुरा के परिवेश से निकल के जब हम जेएनयू में दाखिल होते हैं, मथुरा में कभी किसी व्यक्ति के पास में आपको कोई नई उमंग नहीं मिलेगी। वहां एक खास तरह के आनंद में लोग रहते हैं और वो या तो भांग का नशा है या कोई ऐसी चीज है जिसमें कि वो 300-400 साल पहले के किसी विचार में अटका हुआ है, किसी संस्कार में अटका हुआ है। अतीत का नॉस्टैल्जिया इतनी बुरी तरह से पूरे के पूरे समाज और उसके सोच को और उसकी पूरी की पूरी जीवन प्रक्रिया को प्रभावित किए हुए है कि उसके बारे में सवाल खड़े करना अपने आप में अपने को मुश्किल में डालना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप इसकी जटिलता को समझ सकें और इस ठंडे कैद घर की मतलब सच्चाई से वाकिफ हो सकें। जब मैं मथुरा में एसएफआई का सेक्रेटरी था तो जब जिस लड़कियों के आंदोलन की मैंने आपसे चर्चा की, गर्ल्स डिग्री कॉलेज के छात्र आंदोलन की, महिला आंदोलन की, तो उस आंदोलन के कारण वहां कई दिन तक हड़ताल रही कॉलेज में। तो तीसरे या चौथे दिन सब्यसाची पार्टी के सीपीएम के जिला सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया क्योंकि उस आंदोलन में उनकी 2 भांजी भी एक्टिव थी। और उनकी भांजी नहीं, मथुरा की सैकड़ों लड़कियां एक्टिव थी और कम से कम 25-30 लड़कियां तो ऐसी थी जो सबसे ज्यादा एक्टिव थी। तो सब्यसाची ने आके कहा कि जगदीश्वर ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम इस तरह से आंदोलन करोगे और ये लड़कियां इस तरह से आंदोलन करेंगी, तुमने कभी सोचा है कि इन लड़कियों की शादी भी होनी है? अब मेरे लिए शॉकिंग, मैंने पलट के कहा मां साहब मेरी भी तो शादी होनी है।
सीपीएम का सेक्रेटरी ये कह रहा है कि आंदोलन मत करो, क्योंकि अगर आंदोलन लड़कियां ज्यादा दिन करेंगी तो इससे लड़कियों की शादी करने में असुविधा होगी। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने लड़कियों को बता दिया कि मां साहब ऐसे सोचते हैं, क्योंकि सब्यसाची की इज्जत बहुत करते थे लोग। तमाम शिक्षित यंग लड़के लड़कियां उनको बहुत प्यार करते थे। और दिलचस्प बात यह थी कि वे तमाम यंग लड़के लड़कियां मेरे विचार के साथ थे, सब्यसाची के साथ नहीं थे। लड़कियों ने कहा, भाई साहब जब तक जान में जान है हम आंदोलन करेंगी और यूनियन बना के छोड़ेंगी। कॉलेज के प्रिंसिपल थी जो कि अच्छी कवित्री थी, प्रगतिशील लेखक संघ की मेंबर थी, सब्यसाची के साथ में उसकी मित्रता थी। उसने सब्यसाची को समझाया और सब्यसाची उनके उसके दबाव में आ गए। ठंडे कैद खाने जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। आप उन्हें रैशनैलिटी के ग्राउंड पर रीडिफाइन नहीं कर सकते। हमारे सभी दोस्त जो मथुरा से निकल गए, जिन्होंने अपने तरीके सचेत रूप से अपना मूल्यांकन किया और परिवर्तन की कोशिश की, वे लोग तो इस बात के लिए अपने को तैयार कर पाए कि उन्हें इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए, मथुरा के बाहर इंटर रिलीजियस मैरिज करनी चाहिए, एडवेंचर करना चाहिए, लाइफ को बदलना चाहिए, नए की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो मथुरा में रह गए, लेकिन जिनके पास प्रगतिशील विचार थे, वे लौट के पुनः बंद गली में चले गए। वहां खाने कमाने की बहुत संभावनाएं हैं। आप पुराना ढांचा है, पुरानी मान्यताएं, पुराने मूल्यबोध हैं, उसमें पूरा का पूरा समाज एकदम आकंठ डूबा हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय राजा विराज की, जय माई जी की। मेरा मंदिर था देवी का। इस प्रदेश में जी के इनकलाब जिंदाबाद बोलना अपने आप में बहुत समस्या थी। एक और घटना बता रहा हूं इस पूरे जड़ और गतिहीन प्रवेश की, जिससे कि मैं निकल के आया। यह घटना मेरे ख्याल में ईयर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। चौबिया पाड़े में जहां चौबे रहते हैं, उसमें अचानक सीवर लाइन के पाइप से पानी रिसने के कारण सैकड़ों मकान फट गए। पूरा का पूरा चौबिया पाड़ा मोहल्ला एकदम ध्वस्त, तमाम बिल्डिंगें एकदम क्रैक कर गई, दसियों मकान गिर गए, सारे लोग परेशान, सारे लोग परेशान, और इसमें कोई आंदोलन नहीं। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में हम लोगों की चिंता ये, क्योंकि मैं एसएफआई करता था, एसएफआई का सेक्रेटरी था, तो मेरी चिंता ये कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने लोगों से बात की तो लोग तैयार ना हो मीटिंग के लिए। अच्छा, जिनके मकान गिर गए हैं, जिनके मकान पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, वे लोग प्रतिवाद करने के लिए और आंदोलन करने के लिए राजी नहीं है। वे आंदोलन करने के लिए राजी नहीं है। हमने पूरी कोशिश की। अब मैं कई राउंड व्यक्तिगत बातचीत के बाद एक दिन तय हुआ कि जानकी वाली हाई स्कूल में चौबे इकट्ठे होंगे। कब इकट्ठे होंगे? तो यही शाम का 4 बजे का समय रखा गया, क्योंकि उस समय जितने चतुर्वेदी एक्टिव थे, सो कॉल्ड एक्टिव थे, वो सारे के सारे चतुर्वेदी सुबह विश्राम घाट और द्वारकाधीश मंदिर के यहां खड़े होके वो अपने यजमान देखते थे और भीख मांगते थे, दान दक्षिणा लेते थे। एकमात्र यही समय खाली था जिस समय कि हम बात कर सकते थे। लेकिन जब मीटिंग बुलाई गई तो
जानकी बाई हाई स्कूल का पूरा प्रांगण 250-300 चतुर्वेदी इकट्ठे हुए और उस मीटिंग में बोलने के लिए मैं और सब्यसाची दोनों गए। अब मुसीबत यह थी कि 250 लोग बैठे तो हुए थे, लेकिन सारे के सारे भांग पिए हुए थे। सब्यसाची ने भाषण दिया, उसके बाद मैंने भाषण दिया। अब लेकिन सारे लोग तो भांग के नशे में थे। तो हमने एक चीज वर्कआउट की थी और वर्कआउट करके हमने सिर्फ इतना कहा कि कल सुबह 6:30 बजे सब लोग द्वारकाधीश के मंदिर पर सुबह 6 बजे करीब आ जाएं, क्योंकि 6:30 बजे मंगला के दर्शन होते हैं। तो मंगला के दर्शन के पहले द्वारकाधीश के मंदिर के गेट पर इकट्ठे हो। और वो एक्चुअल में सुबह द्वारकाधीश के मंदिर के सामने वैसे ही इकट्ठे रहते थे, तो वो जगह जानबूझ के चुनी। संयोग की बात यह थी कि हमने बुलाया इसलिए, जो कि बोला नहीं, हमने बुलाया इसलिए कि उसी दिन सुबह नरेंद्र तिवारी उस समय यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो नरेंद्र तिवारी को मथुरा आना था और मथुरा आके उनका यह कार्यक्रम था कि वो द्वारकाधीश के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। तो सुबह 6:30 बजे करीब 250-300 चतुर्वेदी इकट्ठे हो गए वहां। मैं था। तो जब पुलिस वालों को देखा 24 यहां वैसे ही खड़े रहते, उन्होंने अंदाज नहीं था कि वो आंदोलन करना चाहते हैं, कुछ एक्शन के मूड में है ये। नरेंद्र तिवारी आए, डीएम लेके उनको मंदिर में प्रवेश किया डीएम ने, और जब डीएम ने मंदिर में प्रवेश किया तो पीछे पीछे चौगों के साथ में हमने भी प्रवेश किया। और अंत में द्वारकाधीश के मंदिर के आंगन में अचानक हमने घोषणा की कि नरेंद्र तिवारी का यही घेराव किया जाए, और नरेंद्र तिवारी के चारों तरफ से चौगों ने घेर लिया। अब ये अभूतपूर्व घटना थी ये। अच्छा, ये सारी चीज अगर ब्लैक एंड व्हाइट में बता दी जाती तो कोई आता ही नहीं। तो नरेंद्र तिवारी ने पूछा कि भाई बात क्या है, तो मैंने एक मेमोरेंडम पेश किया और इसमें यह था कि इन चतुर्वेदियों के घरों की मरम्मत की व्यवस्था की जाए और ये सीवर लाइन बदली जाए, और जब तक ये व्यवस्था का ऑर्डर नहीं होगा आप मंदिर से नहीं निकल सकते। और वो जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां लाठीचार्ज नहीं हो सकता था। और ये स्पॉन्टेनियसली मेरे दिमाग में ये चीज आई। मथुरा के 2 आंदोलन, एक वो लड़कियों का कॉलेज का आंदोलन जिसमें के 300 लड़कियों ने बिल्कुल जी जान से शिरकत की, और दूसरी ये घटना। उसी समय नरेंद्र तिवारी ने तत्काल डीएम को ऑर्डर दिया, लिखित में ऑर्डर दिया। हमने कहा लिखित में आदेश चाहते हैं, लिखित में आदेश दिया, और बाकायदा घरों की और इस इलाके की सीवर लाइन की, इन तमाम की मरम्मत का काम शुरू हुआ। अब सारे लोग नारा किसका लगा रहे थे? राजा के राज की जय, इनकलाब नहीं। ये वह शहर है जिसमें कि पूरे के पूरे ठंडे कैद में लोग रहते हैं। उस ठंडे कैद घर से निकल के मैं जब 79 में जेएनयू आया, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, प्रतिवाद, बाधा मेरे लिए जो खड़ी हुई, वो जानते हैं, मेरे घर से नहीं, मेरे पिता ने छोड़ दिया, पैसे नहीं मेरे पास, तो तुम जाना चाहो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन सब्यसाची ने रोका। सब्यसाची ने कहा नहीं, तुम्हें एमए ही तो करना है हिंदी से, बाद में पीएचडी करना है, तो हमारे कॉलेज में बीएससी कॉलेज में भर्ती हो जाना, एमए करा देंगे तुम्हें, क्या दिक्कत है। जेएनयू तुम्हारे लायक नहीं, जेएनयू सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के लिए है, जो इंटेलिजेंट लड़के होते हैं उनके लिए। सब्यसाची जैसा मार्क्सवादी, वह भी जेएनयू की अहमियत को सिर्फ उनके लिए समझता था जो कि इंटेलिजेंट लोग होते हैं। यह ठंडे कैद घर में कैद दिमाग। इसलिए जब जेएनयू आए तो मथुरा में तो नहर की कहीं जगह ही नहीं थी,
नया विचार नहीं, नए तर्क नहीं, नए दोस्त नहीं, सब कुछ पुराना पुराना। यानी वहां कोई भी चीज करने के लिए आपको 300 साल 400 साल पुराने किसी मेथड को अपनाना होता था, तब आप कहीं दाखिल होते थे। और जेएनयू जब आए 79 में, तो जेएनयू में तो एकदम परिवेश ही बदला हुआ। और परिवेश क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उस समय जिस समय मेरा दाखिला हुआ, उसके कुछ दिन पहले छात्रों का जुलूस प्रोफेसर रामवर सिंह से मिलने गया। वो डीन हुआ करते थे, वो डिपार्टमेंट के हेड थे। तो उनसे मिलने गया और उस मिलने के दौरान कुछ बातचीत हुई। किसी लड़के ने कुछ कह दिया, नामवर सिंह कोई नागवार गुजरी बात, और नामवर सिंह ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना और कहा कि मुझे गंदी गालियां दी गई हैं और मेरा अपमान किया गया है, इसलिए जो लोग जुलूस लेके आए उनको रस्टिकेट किया जाए। बाकायदा टीचर्स यूनियन की जनरल बॉडी मीटिंग में नामवर सिंह ने खड़े होकर जाके अपने दुख को व्यक्त किया और रोए। और जेएनयू के टीचर्स एसोसिएशन ने नामवर सिंह की डिमांड को इंडोर्स किया और वाइस चांसलर ने तत्काल एक्शन लेते हुए 21 या 22 छात्र नेताओं को तत्काल सस्पेंड कर दिया। उस समय एकदम भयानक एंटी एसएफआई हिस्टेरिया था पूरे के पूरे कैंपस में। दो ही लोग बाहर से जो कि सीपीएम के कार्यकर्ता थे या एसएफआई करते थे, मद्रास से, चेन्नई से बी भास्कर और मथुरा से मैं। बाकी पूरे जेएनयू में कोई सीपीएम का मेंबर दाखिला नहीं लिया था। सैकड़ों लोगों के दाखिले होते हैं। ये बेवजह बाहर बदनामी होती रही कि जेएनयू में तो सिर्फ उनके दाखिले होते हैं जो कम्युनिस्ट होते हैं। और मैंने जब दाखिला लिया तो जो एंटी कम्युनिस्ट उन्माद था कैंपस में, उस कैंपस में उन्माद की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं किसी से कहता ही नहीं था कि मेरा कभी एसएफआई से संबंध था। मैं छुपाता था इस बात को। मैं कहता था मैं तो न्यूट्रल हूं। मैं सबकी सुनता था और कहता था मैं किसी संगठन का मेंबर नहीं हूं। और यह कहते हुए मैंने 3 महीने गुजारे। सहयोग की बात कि छात्र आंदोलन की ताकत का मुझे पहली बार एहसास हुआ वहां पर। जो नामवर सिंह ने जिन छात्रों को रस्टिकेट किया उनमें ऐसे छात्र थे, छात्र थे ही नहीं। मसलन उस समय रस्टिकेट छात्रों में सीताराम येचुरी और सुनील चोपड़ा का नाम भी था, जो कि वहां उस समय छात्र ही नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं मेरे जैसे यंग लड़के को, जो कि मार्क्सवाद और मार्क्सवादियों के प्रति आस्था से भरा हो। नामवर सिंह मार्क्सवादियों में सबसे बड़ा नाम। मेरी सारी की सारी आस्थाएं एकदम चकनाचूर। छात्रों ने आंदोलन किया और बहुत ही शानदार आंदोलन किया। उस समय की एक घटना मुझे याद है कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की जनरल बॉडी मीटिंग थी, जो कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है। और उस जनरल बॉडी मीटिंग में एक प्रस्ताव पेश किया गया और उस प्रस्ताव पर मुझे बोलना था। तो मैंने बोलना नहीं था, बल्कि मैंने स्पॉन्टेनियसली अपना नाम दिया और मैंने कहा कि मैं बोलना चाहता हूं इस पे, और बस मेरे लिए सुविधा यह की जाए कि मुझे आखिर में बुलवाया जाए जब सब लोग बोल लें। जेएनयू में छात्र राजनीति कैसे शुरू हुई मेरे जीवन में। मैं एकदम ऐसे माहौल में दाखिल हुआ जिसमें कि हर लड़का लड़की एसएफआई से नफरत करता था। भयानक उन्माद। अनिल चौधरी अभी फेसबुक लाइव में हमारे दोस्त हैं जो आए हैं अभी, वो उस समय स्टूडेंट्स यूनियन के
सेक्रेटरी हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, एसएफआई के भी सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इस स्कूल ऑफ लैंग्वेज की जनरल बॉडी मीटिंग में पहली बार मैंने 7-8 मिनट अपना वक्तव्य रखा, और वो वक्तव्य कुल मिला के हिंदी में था और लोगों को पसंद आया। और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हैं क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वक्तव्य के बाद में अनेक लड़के लड़कियों ने मुझे बहुत ही प्रशंसात्मक ढंग से कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी और कहा कि अच्छे बोले। ये मेरे लिए पहली घटना थी। वक्तव्य तो मैं बहुत पहले से देता था, लेकिन कभी किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। तो जेएनयू आने के बाद में जो पहली जो गिफ्ट मिली जनरल बॉडी मीटिंग में भाषण देने के बाद में, एसएफआई के लोगों ने, दूसरे भी लोगों ने प्रशंसा की, और ये प्रशंसा बहुत बड़ी पूंजी थी मेरी। और उसमें 4 लड़के लड़कियों ने बाकायदा डिनर ऑफर किया। अच्छा भाषण दें और उसके बाद में लोग डिनर कराएं, इससे बढ़िया पॉलिटिक्स, छात्र राजनीति की कल्पना मैंने कभी की ही नहीं थी। और ये अपने आप में एक बहुत ही जिसे कि इंकरेज करने वाली चीज थी कि छात्र राजनीति में तुम जितना अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट करोगे, लोग उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे और रेस्पेक्ट करेंगे। जिस समय मैं जेएनयू में मेरा एडमिशन हुआ, मेरे लिए बहुत ही मिस्ट्री थी ये बाहर, क्योंकि बाहर छात्र राजनीति में भाग लेने पर लोग संदेह की नजर से देखते थे, अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन जेएनयू में इस चीज को अच्छा मानते थे कि लड़का वो ज्यादा अच्छा है जो कि पॉलिटिक्स करता हो। तो हर लड़का लड़की उसकी पॉलिटिक्स में शिरकत, ये देखने लायक थी और बहुत ही शानदार चीज थी ये। और इसने मुझे एकदम मुग्ध कर दिया कि ये तो एकदम नई जगह है। सो एक पहला पार्ट ये कि तुम अगर अच्छा बोल सकते हो तो लोग इंकरेज करने के लिए तैयार हैं। और ये यंग लड़के लड़कियां जिनको कि मैं कभी नहीं जानता था, उनका जो इंकरेजमेंट मिला, उसमें एसएफआई के लोगों ने भी बहुत इंकरेज किया। उनमें एक दोस्त था मेरा, अभी भी है, अरुण प्रकाश मिश्रा, फेसबुक पे भी है वो। मैं जिस हॉस्टल में रहता था सतलज में, उसी हॉस्टल में वो भी रहता था। अब वो बार बार मेरे पास आए कि तुम एसएफआई के मेंबर बन जाओ, और मैं उससे बार बार कहूं कि मैं एसएफआई के मेंबर नहीं बनूंगा। अनेक लोग ऐसे भी थे जो एआईएसएफ में थे, जो कि रोज पराठे खिलाते थे, रोज खाना खिलाते थे, रोज चाय पिलाते थे, और वो एआईएसएफ का मेंबर बनाने में लगे हुए थे। क्योंकि मैंने सबसे कह रखा था मैं किसी का सदस्य नहीं हूं और मैं किसी का सदस्य नहीं बनूंगा। सिर्फ मेरे जो सीनियर कॉमरेड थे वो जानते थे कि मैं एसएफआई का मेंबर रहा हूं और मेरा मथुरा में एसएफआई से संबंध रहा है, और सिर्फ बोलना नहीं है इस बात को किसी से। और मैं अपने मस्ती में अपने सबसे झूठ बोलता रहता था कि मैं, मेरा एसएफआई से कोई लेना नहीं। तो मुझे हर आदमी समझाता था। मैंने कई बार उन लड़कों की भी बातें सुनी है जो बहुत रेडिकल क्रांतिकारी नक्सल हुआ करते थे। वो ही समझाते थे क्रांति का मार्ग किधर है। सीनियर थे मेरे। तो जेएनयू में एक ये अच्छी चीज थी कि कोई नया विद्यार्थी आया है, लड़का या लड़की, तो विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसके पास जाते थे, उसे परसुएट करते थे, उसे अपनी राजनीति, उसका कार्यक्रम समझाते थे, उसे आकर्षित करने की कोशिश करते थे। और ये बहुत ही हेल्दी चीज थी। ये बात दूसरी थी कि मैं लगातार इसमें एक छल से काम ले रहा था और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे ये संगठन की तरफ से भी आदेश था कि मैं एक न्यूट्रल विद्यार्थी की तरह ही रहूं और उसी तरह काम करूं, लोगों के बीच में मिलजुल के रहूं। और इसका एक फायदा भी हुआ कि सबसे बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशंस बने। विभिन्न ग्रुपों में काम करने वाले विद्यार्थियों से अच्छे हेल्दी रिलेशंस बने। सो जेएनयू का पहला पार्ट, राजनीति अच्छी चीज है। छात्र राजनीति और खासतौर पर लोकतांत्रिक छात्र राजनीति सबसे अच्छी चीज है। इस चीज को सब लोग पसंद करते थे। सिर्फ एक व्यक्ति पसंद नहीं करता था, वो थे डॉक्टर नामवर सिंह। मैं हिंदी विभाग की खासतौर पर बात कर रहा हूं आपसे।
नामवर सिंह की बहुत सख्त आपत्ति थी कोई लड़का एसएफआई करे और उनके यहां पढ़े। वो किस तरह की पढ़ाई होती थी, किस तरह की ऑब्जेक्टिविटी थी हिंदी में, मैं दूसरे विभाग की नहीं जानता। हिंदी की बता सकता हूं मैं आपको। एक घटना बहुत जरूरी, वो घटना है। कुछ दिन क्लास चली, सेमेस्टर शुरू होने के 6-7 दिन 8 दिन क्लास चली, और क्लास में नामवर सिंह ने 2 विषय पढ़ाए। पहला विषय पढ़ाया संस्कृत काव्यशास्त्र में रूपवाद, और दूसरा पढ़ाया जॉन कोरेंसम और न्यू क्रिटिसिज्म। और ये पढ़ाने के बाद में उन्होंने टेस्ट की डेट डिक्लेयर कर दी और तय कर दिया कि टेस्ट इन 2 में से किसी एक विषय पर विद्यार्थी दें। अच्छा, ये जब क्लास हो चुकी थी उसके बाद मैं हर शुक्रवार को मथुरा भाग जाता था, और मैं 2-3 दिन मथुरा रहता था, उसके बाद फिर सोमवार को आ जाता था। तो मैं जब लौट के आया मथुरा से तो मालूम पड़ा कि टेस्ट की डेट डिक्लेयर हो गई है। बुधवार को टेस्ट है, सोमवार को मैं गया तो मेरे पास में टेस्ट की तैयारी के लिए सिर्फ 1.5 दिन था, यानी सोमवार और मंगलवार। बुधवार को परीक्षा देनी थी। अब मुश्किल यह थी कि संस्कृत काव्यशास्त्र पढ़ते पढ़ते मैं ऊब चुका था, लेकिन नामवर जी ने बहुत शानदार तरीके से संस्कृत काव्यशास्त्र पढ़ाया था। मैंने अपने तरीके से उसे उपेक्षा की उस विषय की, और मैंने जॉन कोरेंसम के न्यू क्रिटिसिज्म पर टेस्ट दिया, और वो टेस्ट संयोग से अच्छा हुआ। अब हुआ ये कि वहां पर ये नियम था कि इवेल्युएशन के बाद में शिक्षक वो आंसर स्क्रिप्ट को विद्यार्थियों में देते थे। आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट देख सकते हैं। नामवर सिंह ने वो आंसर स्क्रिप्ट बांटी, हमने सबने देखी, और देखने के बाद में देखा कि मेरी आंसर स्क्रिप्ट में कहीं कोई काटफांस नहीं हुई थी, जबकि मेरे साथ जो लोग लड़के थे जिनके मुझसे ज्यादा नंबर आए, हमेशा आए, उनकी एक एक पैराग्राफ में कई गलतियां, इसके बावजूद उनके नंबर मुझसे ज्यादा। मेरा ग्रेड था B+। मैंने हंस के, जब मेरा नंबर आया, जब वो एक एक करके पूछ रहे थे सब विद्यार्थी अपने अपने कि सर मेरे में क्या गलती है, मेरे में क्या गलती है, आपने क्यों नंबर दिया ऐसे, तो मैंने भी एक अपने तरीके से एक सवाल पूछा कि सर मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने कोई टिप्पणी नहीं लिखी इस पर, खरी टिक लगाई और सही का, कोई एक अक्षर भी काटा नहीं था उन्होंने। 3 पेज का आंसर था मेरा। तो उन्होंने कहा कि जगदीश्वर जी मैं बहुत नाराज हूं आपसे। मैंने क्यों नाराज हैं आप बताइए। बोले कि आप संस्कृत की बैकग्राउंड से पढ़कर आए थे और मैंने आपके लिए नया विषय चुना, और मैं पहले कभी संस्कृत काव्यशास्त्र मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने पहली बार संस्कृत काव्यशास्त्र में रूपवाद नया विषय पढ़ाया, और आपके लिए ही वो विषय पढ़ाया खासतौर पर, जिससे कि आप टेस्ट दे सकें। और आपने वही टेस्ट में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और आपने जॉन कोरेंसम का सवाल आपने उठाया और आपने उसका उत्तर दिया। मैंने कहा कि बात तो ठीक है आपकी, लेकिन और बोले कि आपने ये कैसे किया, आप तो अंग्रेजी जानते नहीं है। तो मैंने कहा सर मुझे ये बताइए कि जो मैंने लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। बोले हाँ लिखा तुमने ठीक है। तो मैंने फिर आपत्ति कहां है। तो बोले तुमने ये टेस्ट की तैयारी कैसे की, क्योंकि तुम अंग्रेजी तो जानते नहीं हो, और जॉन कोरेंसम की जो किताब है न्यू क्रिटिसिज्म वो तो अंग्रेजी में है, तुम पढ़ नहीं सकते। तो मैंने कहा मैंने दोस्तों से पढ़वा ली थी वो पुस्तक और उसकी तैयारी ली थी। तो लेकिन ये बात मैंने बाद में बताई। मैंने शुरू में कहा कि सर मैंने नोट्स क्लास के देख लिए थे। झूठ बोला मैंने, क्लास के नोट्स देख लिए थे, जबकि वो जानते थे मैं क्लास में नोट्स लेता ही नहीं था। मैं खाली जब वो जो पढ़ाते थे उसमें किताब के नाम लिखता था, मैंने कभी नोट्स नहीं लिए। मेरे क्लास में ऐसे लोग थे जो नामवर जी को अविकल नोट करते थे। मैं खाली वो किताब का नाम जरूर पूछता था और लिखता था जो जिस किताब के आधार पर वो बात कर रहे हैं। सो नामवर जी ने कहा कि नहीं तुमने नोट्स नहीं देखे। मैंने कहा कि क्यों।
मैंने नोट्स देखे, ये झूठ बोल रहा था मैं, लेकिन मैं नोट्स देखे नहीं थे। तो बोले कि मैंने तोड़ती पत्थर कविता जो है निराला की, उसको तो उदाहरण के तौर पर पढ़ा ही नहीं। अब मैं समझ गया कि ये तो पकड़ लिया इन्होंने। तो मैंने कहा कि जो मैंने उदाहरण दिया है तोड़ती पत्थर कविता का, ये उदाहरण सही है या गलत है, ये बताइए। तो उदाहरण सही है। तो मैंने कहा फिर परेशानी किस बात की है? बोले परेशानी इस बात की है कि तुमने ये जॉन को रॉबिन्सन की किताब पढ़ी कैसे? तो मैंने कहा कि सर मैंने विद्यार्थियों से पढ़वा के सुनी, उससे जाना मैंने। किससे जाना तुमने? मैंने नाम बताए और उन्हीं दो विद्यार्थियों के नाम बताए जो विद्यार्थी उनकी प्रशंसा के सबसे ज्यादा हकदार थे, जिसकी वो सबसे ज्यादा प्रशंसा करते थे। उनमें एक थे कुलदीप कुमार और दूसरे से असद जैदी। इन दोनों ने मिलकर जॉन को रॉबिन्सन की पुस्तक की रात भर में मुझे पूरी की पूरी जिस्त समझा दी कि उन्होंने पुस्तक में क्या क्या लिखा है, और मैंने सुबह जाके टेस्ट दे दिया। तो मैंने क्लास में बहुत ही ऑनेस्टली नाम भी बोल दिया। मैंने कहा सर मैंने तो दाखिले के समय कहा ही था, आपने पूछा था कि यहां पाठ्यक्रम में अनेक चीजें अंग्रेजी में है, तुम कैसे संभालोगे इसे, तुम तो अंग्रेजी जानते नहीं हो। तो मैंने कहा कि दोस्तों की मदद ले लूंगा। तो मैंने दोस्तों ने मदद की, आपको आपत्ति किस बात पर है? नामवर सिंह की आपत्ति इस बात पर थी कि तुम अंग्रेजी नहीं जानते हो, तुम अंग्रेजी पर लिख कैसे सकते हो। यह मेरे लिए दूसरा झटका था और बड़ा झटका था। और उस टेस्ट में जो मेरा B+ ग्रेड तय हुआ, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे सारे कोर्स में, यानी मैंने 2 साल में पढ़ाई की, 4 सेमेस्टर, 16 कोर्स मैंने किए, और 16 के 16 कोर्स में मेरे B+ ग्रेड है। कोई किसी भी जगह, कोई भी किसी भी पेपर में कोई नंबर बदला नहीं गया। थर्ड सेमेस्टर आते आते तो मैं बहुत दुखी था MA में। मैंने बहुत खराब एंड सेमेस्टर एग्जाम दिया, एकदम इतना खराब दिया कि वो किसी भी तरह से उसमें पास नहीं हो सकता था मैं। नामवर सिंह ने उसमें भी B+ दिया, और मैं इतना इसलिए कर रहा था कि वो फेल कर दें तो मैं कुछ और करूंगा। जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो एकेडमिक्स का सबसे बिग करप्शन, मैंने कभी नहीं बोला ये। मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, पता नहीं अभी कहीं है वो हिंदुस्तान के बाहर या हिंदुस्तान भगवान जाने कहां है, पुष्पा नाम था उसका। उस लड़की वो रशियन से पढ़ के आई थी, BA हिंदी में MA एडमिशन लिया उसने। उसके नामवर जी ने नंबर खराब कर दिए। मैंने पूछा आपने क्यों इसके साथ ऐसा किया है? रिपीट कर रही है, दोबारा देख लीजिएगा। वो सुनने वाले नहीं थे। उनको परेशानी इस बात से थी कि ये लड़की आई तो है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये SFI क्यों करती है? प्रगतिशीलों की जो सामंती मनोदशा है, उसके मैंने साक्षात दर्शन किए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। और पथ पथ पर इसका सामना किया और इसका विक्टिमाइजेशन झेला हम लोगों ने, और इसकी कॉस्ट मैंने पूरी लाइफ दी। जब मैंने MA किया, उस समय MA करते हुए संयोग की बात थी कि SFI के लोगों ने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ही SFI के कैंडिडेट बना दिया। 80-81 में, सॉरी। और कैंडिडेट बना के उन्होंने काउंसलर के पोस्ट पर खड़ा किया, और मैं एक वोट से जीत गया। और जब MA खत्म होने को था तो नामवर जी ने पर्सनली कहा कि आपका दाखिला नहीं होगा यहां का आप। और उस समय मेरा सिर्फ ये कहना था कि सर दाखिला तो मैं लेके छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। अब मेरा दाखिला हुआ, जीत थी मेरी। नामवर जी की चुनौती थी कि तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, क्योंकि मैं SFI करता था, और मेरी जीत थी कि मैं दाखिला लेके रहूंगा। और मेरा दाखिला हुआ, और मेरिट में मेरा नाम 18वां नंबर था, जिससे कि मैं कभी ऊपर ना आ सकूं।
और मुझे कभी स्कॉलरशिप न मिले। अब एक मजेदार घटना बता रहा हूं आपको। ये है डेन। हिंदी में जो प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा केंद्र और सबसे बड़ा नायक, उसकी नाक के नीचे सबसे बड़ा नर्क। जब 18वें नंबर पर दाखिला हुआ और मेरे बैच में टॉपर थे वीर भारत तलवार, सेकंड नंबर पे तरुण कुमार तप्त जो मेरे एमए के बैच के टॉपर थे, थर्ड एक और कोई था, मैं 18वें नंबर पर था। अब रोचक बात देखिए, रोचक बात यह घटी कि मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, तो एमफिल पीएचडी का वहां इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो एमफिल पीएचडी में एक साथ एडमिशन होता, तो एडमिशन लिया मैंने 2 सेमेस्टर का कोर्स वर्क किया और 2 सेमेस्टर के कोर्स वर्क करने के साथ ही मैंने थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है 1 जुलाई को। थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट डे, क्योंकि कोर्स वर्क खत्म होने के बाद आप कभी भी थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर तक था वो, 1 सेमेस्टर एक्सटेंड हो सकता था, तो आप कभी भी अपना डिसर्टेशन जमा कर सकते थे। मैंने थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट डे मैंने अपना एमफिल का डिसर्टेशन जमा कर दिया। 1 जुलाई को जिस समय विश्वविद्यालय खुला, मेरा डिसर्टेशन टेबल पर और जमा। नामवर जी जब ऑफिस आए 10:30 बजे तो देखा एक डिसर्टेशन जमा था। और अब ये जो डिसर्टेशन जमा हुआ, इसमें क्या किया कि एकदम जो मेरिट 1 साल पहले बनाई गई थी एडमिशन की, वो रिवर्स कर दी और मैं टॉप पर आ गया। जेएनयू में एक नियम था, पता नहीं अब है कि नहीं, उस समय एक नियम था कि अगर कोई विद्यार्थी अपनी परफॉर्मेंस में अपनी डिसर्टेशन अगर लोगों के सबसे पहले जमा करता है अपने बैच में, तो उसकी प्राथमिकता बनती थी। और थर्ड सेमेस्टर में अगर किसी ने एकदम तत्काल ही जमा कर दिया है, तो वो एकदम मेरिट पे ऊपर आ सकता था। सो मैं जो एकदम 18वें नंबर पर था, मैं अचानक थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट डे मैं फर्स्ट पर था। नंबर जी ने सबको जो ऊपर थे उनको इंसिस्ट किया कि तुम लोग एमफिल जमा नहीं करोगे, तुम लोग अब पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराओ अपना। लेकिन मेरे ऊपर आने का एक फायदा था कि मुझे अब स्कॉलरशिप देने के लिए वो बाध्य थे। कोइंसिडेंट था जिसे कहें कि संयोग घटते हैं तो कैसे घटते हैं। उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे भाई नायडुम्मा, बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत ही लेदर के हिंदुस्तान के टॉप साइंटिस्ट थे। हम लोग यूनियन के काम से छात्रों की समस्याओं को लेकर उनसे लगातार मिलते रहते थे और वो निजी तौर पर बहुत ही लाइक करते थे, मुझे भी लाइक करते थे और अनेक बार बोलते थे कि पहली बार मुझे, क्योंकि वो बनारस से पढ़े थे तो उन्हें मेरी संस्कृत की, बनारस की बैकग्राउंड की वजह से वो एक खास लगाव महसूस करते थे। उस समय हम लोगों ने छात्र संघ की तरफ से एक बात रखी थी, एक मांग रखी थी, जिसको कि नायडुम्मा ने मान लिया था। और मांग क्या थी? मांग ये थी कि छात्रों के इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएं, क्योंकि यहां फेक इनकम सर्टिफिकेट बहुत जमा हो रहे हैं। उसमें उनके भी इनकम सर्टिफिकेट चेक होने के लिए गए जो यूनियन में थे, मैं भी था, मैं काउंसलर था और भी लोग थे। तो रैंडम एक बड़ी तादाद में इनकम सर्टिफिकेट चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न अथॉरिटीज के पास भेजे गए और उसमें सैकड़ों विद्यार्थियों के इनकम सर्टिफिकेट फेक पाए गए। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं जानता, अभी सब भूल गया हूं मैं। उसमें मेरे बैच का भी एक विद्यार्थी था जो टॉप था, उसका इनकम सर्टिफिकेट फेक पाया गया, उसकी वजह से उसको एमफिल से बर्खास्त किया गया। अब उसकी फेलोशिप खाली हुई और मैं टॉप पर। थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट डे जब मैं टॉप पर और उधर फेक सर्टिफिकेट के खिलाफ में जो मुहिम वाइस चांसलर ने जारी की, उसमें मेरा भी सर्टिफिकेट गया था, उस लड़के का भी गया था और उसका सर्टिफिकेट फेक पाया गया।
वाइस चांसलर ने एक शर्त रखी थी कि मैं यूनियन के लोगों के भी सर्टिफिकेट भेजूंगा वेरिफिकेशन के लिए। हमने कहा था जरूर भेजिए आप। तो मैं जब एमफिल का दाखिला हुआ तो उस समय 18वें नंबर पर था, और जब मैंने एमफिल जमा किया तो मैं जब पीएचडी में फर्स्ट डे एंटर किया तो मैं टॉप पर था और मेरे हाथ में फेलोशिप थी। और ये मैंने बाकायदा फेयर डील करके, बाकायदा परफॉर्म करके मैंने हासिल की थी। और इसके बाद हासिल की थी कि क्योंकि तय करके मुझे नीचे डाला गया था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेएनयू के बारे में यह मिथ है कि जेएनयू में गड़बड़ियां नहीं होती थी। जेएनयू में बहुत गड़बड़ियां होती थी, पहले भी होती थी, अभी एकदम क्लाइमैक्स पर है। पहले एक फर्क था कि गड़बड़ी होती थी, उसकी शिकायत होती थी तो उस पर सुनवाई होती थी, प्रशासन नजर देता था, वाइस चांसलर खुले दिमाग से विभाग के अध्यापकों को, अध्यक्ष को मजबूर करता था कि तुम इसे रिजॉल्व करो। जेएनयू में कास्टिज्म का एलिमेंट भी था उस समय, ऐसा नहीं था कास्टिज्म नहीं था, लेकिन माइल्ड था, लेकिन था। लेकिन जेएनयू में एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर था और एक पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट्स की बात सुनी जाती थी, और यह बहुत बड़ी चीज थी। तो जेएनयू की ताकत कहां से आती है? जेएनयू में कौन सी चीज थी जो मूल्यवान थी, जिसने कि हमें ताकत दी, हमारे जैसे लोगों को, जो कि मैं एकदम हिंदी मीडियम से आया था, मैं हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं जानता था। आपसे मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आप मेरी बात मानिए, मैं अंग्रेजी अभी पढ़ के समझ लेता हूं। ये जो अंग्रेजी पढ़ के समझने की विद्या मैंने जेएनयू में पर्चे पढ़ते पढ़ते ही सीखी, जेएनयू में किताब पढ़ते पढ़ते सीखी। मैंने अंग्रेजी में मैं एक अक्षर नहीं लिख सकता ठीक से, मैंने कभी अंग्रेजी में दस्तखत किया ही नहीं, मैं अंग्रेजी जानता नहीं था। सारा कैंपस इस बात को जानता था, एसएफआई की पार्टी की सारी लीडरशिप जानती थी कि जगदीश्वर एकदम जेएनयू के हिसाब से निरक्षर है, क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता था। मेरे साथ के जितने लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से आए थे, जो छात्र नेता थे, वे अंग्रेजी जानते थे, लेकिन मैंने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं। मैं अंग्रेजी मीडियम में किसी स्कूल में नहीं गया, मैं भूल से कभी मैंने अंग्रेजी में चिट्ठी नहीं लिखी। यहां तक कि मैंने कभी भी रजिस्ट्रेशन कराते समय हर सेमेस्टर में जो फोलियो भरते थे रजिस्ट्रेशन का, वो मैंने कभी भरा नहीं। मैं कभी किसी दूसरे विद्यार्थी से भरवाता था और वो जमा करता था जाके, मैंने कभी नहीं भरा। और मेरी एक जिद थी कि मैं देखना चाहता हूं कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ के जिंदा रह सकता हूं कि नहीं रह सकता, और हिंदी पढ़ के मैं ऊपर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। ये मेरी जिद थी, और ये जिद मैंने पूरी करके छोड़ी। एक और चीज है जो कि जेएनयू के लिए बहुत जरूरी है बताना। जेएनयू में मैं पहला स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट था जिसने पीएचडी जमा की, और रिकॉर्ड टाइम में जमा की। मुझसे पहले कभी किसी भी छात्र संघ के अध्यक्ष ने पीएचडी जमा नहीं की थी। मेरे बाद एकदम परंपरा चल निकली कि अनेक लोगों ने पीएचडी की, क्योंकि मुझे यह बहुत खराब लगता था कि जो छात्र संघ के अध्यक्ष होते हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं हमारे, जो स्टडी एंड स्ट्रगल का स्लोगन देते हैं, वे अपनी डिग्रियां क्यों नहीं हासिल करेंगे, वो फेलोशिप लेकर चले क्यों जाएंगे। बार बार पार्लियामेंट में सवाल उठता था कि जेएनयू के कौन कौन से छात्र नेता हैं जिन्होंने पीएचडी की, और कौन से छात्र नेता हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं की, फेलोशिप लेकर चले गए। तो वो एक तरह से ब्लैक लिस्ट की तरह सामने आती थी वो चीज। '84, '85 में जब मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना, उसके बाद चार्ज देने के बाद मैंने तय किया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं पीएचडी हर हालत में करूंगा। मैं इस पर मेरे दोस्त नाराज हुए, मेरे कॉमरेड नाराज हुए इस बात पर कि हम लोगों ने पीएचडी नहीं की, तुम कैसे कर लोगे, वगैरह वगैरह। मैं नहीं, पीएचडी करने आया हूं, पीएचडी करूंगा मैं। 6.5 साल मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, उसमें 2 साल का एमए, 3 सेमेस्टर का एमफिल, और बाकी समय पीएचडी के लिए। टोटल 6.5 साल में 3 डिग्रियां लेके मैं
कैंपस छोड़ के बाहर चला आया। जिस समय मैंने पीएचडी जमा की थी, मेरे हाथ में 1.5 साल की स्कॉलरशिप थी। मैं चाहता तो स्कॉलरशिप के बहाने वहां रह सकता था, मैं आराम से देर से पीएचडी जमा कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं जमा करके निकल आया। हाँ, ये बात जरूर थी कि जब मैं शुरू में वहां छात्र राजनीति में सक्रिय होना शुरू हुआ तो एक अजीब सा अनुभव होता है। और ये एकेडमिक अनुभव मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जेएनयू में जो सबसे जो मूल्यवान चीज थी, जो आज भी है, वो ये कि वहां का छात्र संघ सबसे यूनिक संस्था है। और छात्र संघ ने वहां जो, मैं 50वां आर्टिकल जेएनयू के ऊपर लिख चुका हूं फेसबुक पर, मैं उसमें से कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहता आप लोगों से। मैं किसी आंदोलन का भी मूल्यांकन नहीं करना चाहता वहां उस दौर के का, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जेएनयू वामपंथ का गढ़ नहीं है, न वो पहले था न वो आज है। ये कोइंसिडेंट है कि वहां छात्र संघ के चुनाव में एसएफआई, एआईएसएफ, आयसा वगैरह जीत जाते हैं। ये कोइंसिडेंट है। वो हार भी सकते हैं, वो हारते भी रहे, ऐसा नहीं हारे नहीं। जेएनयू में अनेक रंगत के लोग पहले भी थे, आज भी हैं, विभिन्न विचारधारा के लोग। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि जेएनयू में पहले भी मेजॉरिटी विद्यार्थी गैर वामपंथी हुआ करते थे, आज भी हैं। जेएनयू मूल्यवान क्यों है? क्योंकि जेएनयू पहली बार एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कि छात्रों के अंदर दो चीज वैल्यूज के तौर पर विकसित करता है। एक है व्यक्तिवाद और दूसरा है लोकतांत्रिक विवेक। तमाम जो हमारे जो साथ के लोग, विभिन्न रंगत के लोग साथ में थे, मित्र थे, विभिन्न विचारधारा के संगठनों में काम करते थे, लगता यही है कि वो समाजवादी है, ये कम्युनिस्ट है, ये फ्री थिंकर्स है, ये सोशलिस्ट है, ये लगता है ऊपर से। लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि जेएनयू की छात्र राजनीति की और जेएनयू के प्रवेश की जो धुरी है, वो प्रैक्टिकली आपको हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लायक एक अच्छा नागरिक बनाती है, बेहतरीन नागरिक बनाती है। और इसमें ये दो चीजें, व्यक्तिवाद और लोकतांत्रिक विवेक या लोकतांत्रिक नजरिया, ये दो चीजें खास तौर पर विकसित करती हैं, आप किसी भी विषय में हो। हां, जो साइंस में लोग पढ़ते थे उसमें एक अच्छा खासा सेक्शन था जो कि पिछड़ेपन का शिकार था, जिसमें राजनीति के प्रति उतना आकर्षण नहीं होता था जितना प्रगतिशील राजनीति के प्रति, खासतौर पर जितना रिएक्शनरी राजनीति के प्रति आकर्षण होता था। क्योंकि वहां जो फैकल्टी हुआ करती थी वो विद्यार्थियों को हमेशा प्रभावित करती थी और दबाव में रखती थी, जबकि सोशल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज या लैंग्वेज के स्कूल्स में यह स्थिति नहीं थी। वहां विद्यार्थियों पर शिक्षकों का कोई दबाव नहीं था, इसकी वजह से विद्यार्थी विक्टिमाइज नहीं होते थे, बहुत कम होती थी ये घटनाएं। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, इनमें ज्यादा घटनाएं होती थी, इसलिए विद्यार्थी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से डरते थे। और वहां जो शिक्षक पढ़ाते थे उसमें एक अच्छा खासा तबका वह था जो कि घनघोर रिएक्शनरी था। उसमें अनेक शिक्षक ऐसे भी थे जो उस जमाने में भी आरएसएस के साथ थे। मेरे साथ में जो जब हम काउंसलर बने तो पहली बार कंप्यूटर साइंस से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काउंसलर चुना गया, आदित्य झा चुने गए, जो इस समय अभी कनाडा में रहते हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो अभी बीजेपी के साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। दिलचस्प बात बता रहा हूं, उसकी कई कंपनियां हैं। और ये बीजेपी के लोगों के लिए और खासतौर पर आरएसएस के लोगों के लिए कि जेएनयू की शिक्षा कैसे मनुष्य बनाती है। आदित्य झा ने एक दिन फेसबुक पर लिखा कि उसके यहां जो लोग काम करते हैं, उसकी कंपनी में कनाडा में जो लोग काम करते हैं उसमें 200 लोग काम करते हैं और 200 के 200 पाकिस्तान के मुसलमान हैं और बेहतरीन स्टाफ है।
तो जेएनयू में एक खास तरह की एक जिसे कहें कि उदारवादी विचारधारा के तहत विभिन्न रंगत की आइडियोलॉजीज के विकास की संभावनाएं, उनका प्रवेश जेएनयू में उपलब्ध है, क्योंकि आप वहां पर स्वतंत्रता का माहौल है। जेएनयू की ब्यूटी क्या है कि वहां स्वतंत्रता का माहौल है। शिक्षा के विकास के लिए हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जेएनयू जैसा स्वतंत्र माहौल होना, उस प्रवेश का होना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान की एकदम रंगत ही बदल जाएगी। आरएसएस के लोग भी काम करें, लेफ्ट भी काम करें, यह कौन सा तरीका है कि नहीं क्रिमिनल ही काम करेंगे खाली? हमारे यहां विश्वविद्यालयों का जो ढांचा बनाया उसमें सिर्फ अपराधी लोग काम करते हैं और रिएक्शनरी लोग काम करते हैं। प्रगतिशील लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जेएनयू की जो सबसे मूल्यवान चीज है वो कौन सी कि वहां की छात्र संघ और छात्र संघ की जो गठन की प्रक्रिया वो बहुत ही मूल्यवान है। मुझे सबसे जो अच्छी चीज लगी, मूल्यवान चीज लगी, जिसे मैं आज भी अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता हूं, हम हर विद्यार्थी का एक व्यक्ति के नाते सम्मान करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। चाहे वो जिस विचारधारा का हो, चाहे जैसी राजनीति करे, वो चाहे हम उसे जानते हो या न जानते हो, लेकिन हम सम्मान करते थे। इसलिए वहां एक सामुदायिक बोध भी था जेएनयू के विद्यार्थियों में, और ये सामुदायिक बोध ये पैदा किया छात्र संघ की कलेक्टिव पॉलिटिक्स ने, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने। उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की ब्यूटी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। वो ये कि जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव प्रशासन संचालित नहीं करता। जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव जेएनयू के छात्रों की जनरल बॉडीज मीटिंग से चुनकर आया हुआ इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन में वे लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जो किसी दल के मेंबर नहीं होते, जिनके बारे में सभी छात्रों की सहमति होती है, वो जनरल बॉडी से चुने जाते हैं। जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव का संचालन करने के लिए चुनाव समिति बनती है। उस चुनाव समिति का चुनाव होता है जनरल बॉडी के जरिए, और वे जो चुनकर लोग आते हैं जनरल बॉडीज के जरिए, वे अपना इलेक्शन कमिश्नर चुनते हैं, और इलेक्शन कमिश्नर को सारे अधिकार होते हैं, और इलेक्शन कमेटी को सारे अधिकार होते हैं, वे जैसे चाहे चुनाव संपन्न कराएं। प्रशासन को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है वहां, और यह चीज अकेले जेएनयू की सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदुस्तान में सब जगह छात्र संघ हैं, लेकिन कहीं पर भी छात्र संघ के चुनाव छात्र संचालित नहीं करते। तो जेएनयू में छात्र संघ का निर्माण कैसे हुआ? जेएनयू में छात्र संघ का निर्माण किया छात्रों ने। छात्रों ने इसके लिए बहुत मेहनत की, और यह मॉडल केरल और बंगाल में जहां लेफ्ट फ्रंट सबसे ताकतवर है, वहां पर भी यह मॉडल नहीं है। यह मॉडल उन समाजवादी देशों में भी नहीं था जहां कम्युनिस्ट पार्टी के दसियों साल शासन रहे। सोवियत संघ में 60 साल शासन रहा कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन वहां पर भी यह मॉडल नहीं है। यह जेएनयू की अपनी एक विलक्षण चीज थी, जो कि जेएनयू के छात्रों ने अपने कलेक्टिव बोध के जरिए यह पैदा की कि हम एक ऐसा छात्र संघ बनाएं जिसका संचालन हम करें और हमारे काम में कोई हस्तक्षेप न करें। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में जब छात्र पार्टिसिपेट करते हैं तो वे बड़े अधिकार के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और ये उनको बहुत प्रिविलेज की अनुभूति होती है कि ये छात्र संघ उनका है। छात्र संघ के चुनाव में कोई दबाव काम नहीं करता, न पैसे की भूमिका है, न किसी किस्म के राजनीतिक दबाव की भूमिका है, न गुंडागर्दी की भूमिका है, न हिंसा की भूमिका है। एकदम सतयुगी, कल्पना ही नहीं कर सकता कोई कि छात्र संघ का चुनाव होता हो और छात्र संघ के चुनाव में कोई वायलेंस नहीं। और जेएनयू की जो कल्चर है, पोस्टर कल्चर, टेम्पलेट कल्चर, वाद विवाद, लगातार वाद विवाद, हर विषय में वाद विवाद। कोई भी चीज बिना वाद विवाद के हल ही नहीं होगी, कोई भी चीज बिना डिबेट के, डिस्कशंस के इंप्लीमेंट ही नहीं होगी। और यह चीज ऐसी जिसने कि जेएनयू के एकदम
परवेश को हिंदुस्तान ने यूनिक बनाया। इसलिए जेएनयू महान नहीं है कि जेएनयू में बिपिन चंद्रा पढ़ाते हैं और नामवर सिंह पढ़ाते हैं। बिपिन चंद्रा और नामवर सिंह जैसे प्रोफेसर हर विश्वविद्यालय में हैं। विश्वविद्यालय इसलिए नहीं जाना जाता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कि वहां प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। विश्वविद्यालय इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वहां छात्र संघ और छात्र संघ ने वहां एक लोकतांत्रिक छात्र परिवेश निर्मित किया है जो कि दूसरी जगह नहीं है। तो हमारी कौन सी चुनौती है? मुझे जो सबसे चीज आकर्षित करने वाली लगी वो ये कि दो घटनाएं बोल के मैं ये बात खत्म करूंगा, बहुत जरूरी है। और ये पहली घटना शुरू में घटी और दूसरी घटना आखिर में घटी। यानी जेएनयू जब मैं गया 79 में तो एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। मेरी एक दोस्त लड़की मथुरा से दिल्ली आई और मेरे यहां आई। मुझे मालूम नहीं थी, मैं नया नया आया था, मुश्किल से 7-8-10 दिन हुए थे मुझे आए। तो मैं उसे लड़कियों के हॉस्टल में, गोदावरी हॉस्टल में अपनी एक मित्र के यहां ले गया कि उसके यहां रख दूंगा उसे, रात में वो वहां रहेगी। मुझे हॉस्टल्स के रूल्स नहीं मालूम। तो जो मेरी दोस्त थी इंदु अग्निहोत्री, जो कि अभी इस समय स्त्रीवाद की बहुत बड़ी थिंकर हैं, इतिहास की बहुत अच्छी विद्वान है, तो मैंने चौकीदार से कहा कि भाई इनको उनके कमरे पहुंचा दो। उसका नंबर था कुछ, याद नहीं आ रहा। तो चौकीदार ने कहा कि साहब आप चले जाइए। वो चौकीदार भी नया ही नया था कोई, बोले चले जाइए आप। अब मुझे मालूम ही नहीं कि लड़कियों के हॉस्टल में जाना मना है। तो मैं उस लड़की को लेके सीधा 2nd फ्लोर चला गया गोदावरी में। और मैंने देखा तो इंदु के कमरे पर ताला लटका हुआ था। तो मैंने पड़ोस में जो लड़की थी उससे खटखटा के पूछा, तो उसने मेरी शक्ल देखी तो चिल्ला पड़ी, लड़का, जोर से। अब मेरी समझ में आया कि कोई गड़बड़ हुई है। तो मैं उस लड़की को लेकर तेजी से भागा वहां से। अब भागा तो मैं नीचे आया, तब तक चारों तरफ से लड़कियां निकल आई, लड़का 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 करके, और ऊपर से हल्ला कर रही हैं, चौकीदार ये लड़का अंदर कैसे आया, अंदर कैसे आया। तो मुझे समझ में आ गई गलती हो गई बहुत सीरियस। मैं तेजी से आया निकल के, और मैं बाहर आते ही मैं सीधे पेरियार हॉस्टल में गया। वहां कैशर शमी हमारे दोस्त हैं जो उर्दू के बहुत बड़े विद्वान हैं, वो रहते थे, वो पढ़ते थे। तो मैं उस लड़की को सीधे ले जाके कैशर शमीम के यहां रख आया कि आप अपने पास रखिए इसे, मैं जा रहा हूं। और मैं चला गया, मैं किसी जगह जाके बैठ गया। अब सारे कैंपस में हंगामा कि लड़कियों के हॉस्टल में एक लड़का घुस गया, और वो भी लड़की लेके। रात में गोदावरी हॉस्टल की जनरल बॉडी मीटिंग हुई, और जनरल बॉडी मीटिंग में ये तय हुआ उस लड़के को खोजा जाए। और इंदु के ऊपर भयानक प्रेशर के बताओ कौन लड़का था। अब इंदु की समझ में नहीं आया कौन लड़का था। वो जो हुलिया जैसा बताया गया वो समझ गई कि जगदीश्वर होगा ये, लेकिन वो बोले नहीं। इतना तेज माहौल के किसी भी तरह से उस लड़के को खोजा जाए, और लड़कियां और सिक्योरिटी गार्ड वो कैंपस में जगह जगह झाड़ियों में, जंगल में खोज रहे हैं कि मैं कहां हूं, और उसे खोज के पकड़ के लाया जाए और दंडित किया जाए। मैं चुपचाप अपने यार दोस्तों के कमरे में भागा भागा फिर रहा था, और मैं पेरियार में चला गया दूसरी तरफ राजेंद्र शर्मा के कमरे में, और उस लड़की को भेज दिया मैंने कैशर शमीम के कमरे में। 2 बजे मैं अपने हॉस्टल सतलज में रहता था, लौट के आया तो देखा ढेर सारी पर्चियां कॉमरेडों की, कहां हो। बहुत अब मैं समझ गया बहुत सीरियस गलती हुई है ये। तो सुबह होते ही 5 बजे, पहली 5-5:30 बजे ही मैं कैंपस से निकल गया, और सागरा में एक परिचित थे उस लड़की के रिश्तेदार, उनके घर चला गया, और जाके मैं चुपचाप 5-6 दिन वहां रहा। कैंपस छोड़ दिया मैंने, और कैंपस में पूरी पैम्पलेटबाजी हो रही है, और पूरा इशू बन गया कि साहब लड़कियों के हॉस्टल में लड़का घुस कैसे गया, और पूरा कैंपस एकदम गुंजार, और सारे लोग मुझे खोज रहे हैं, मैं किसी के हाथ नहीं आया। अब मैं कितने दिन बाहर रहता, क्योंकि मुझे पढ़ाई तो करनी थी, और ये मेरे पहले सेमेस्टर के मतलब शुरू के 10-12 दिन बाद ही ये घटना हो गई। अब मैं 7-8 दिन के बाद में लौट के कैंपस आया, तो मैं डाउन कैंपस उतरा,
तो जिस लड़की का मैंने कमरा नॉक किया था, उस लड़की का नाम था रोचिता राय चौधरी। उस लड़की ने मुझे तत्काल पहचान लिया डाउन कैंपस में। उसने पकड़ा मुझे, बोले तुम वही लड़के हो ना रात को जो आए थे कैंपस में। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको गलतफहमी है। मैंने साफ साफ डिनाई किया। अब वो माने नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूं, कोई और होगा। जब मैं कैंपस आया तो मालूम पड़ा कि बड़ा हंगामा हुआ है और इसमें बहुत सारा इशू बन गया ये, और कई दिन तक ये गलती होती रही मुझसे कि वो कैंपेन चलता रहा मेरे खिलाफ में। खैर संयोग की बात थी कि मैं बच गया। मैं नहीं जानता था कि लड़कियों के हॉस्टल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं था, लेकिन मैं बाई चांस बच गया। अंथा तो मैं सस्पेंड हो गया होता, मैं यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता उसके बाद, अगर मैं पकड़ जाता उस रात को। तो दूसरी दिलचस्प घटना घटी, यानी ये जान बचने वाली थी और वो यश दिलाने वाली थी। दूसरी घटना 84-85 के इलेक्शन के टाइम पर हम लोग आपस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। छात्र संघ के चुनाव की चर्चा हो रही थी, कौन लड़े कौन न लड़े, सब लेके बातचीत चल रही थी, बहस चल रही थी। तो सभी लोग चाहते थे, हमारी जो लीडरशिप थी वो पूरी ये चाहती थी कि टीके अरुण जो अभी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में हैं, टीके अरुण को लड़ाया जाए। वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके थे यूनियन के और बहुत उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी, बहुत अच्छे हमारे साथ के साथी थे, अभी भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब टीके अरुण लड़ने के लिए राजी नहीं। अब बातचीत चलते 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 अचानक मेरे दिमाग में ऐसे ही विचार आया। मैंने कहा अच्छा बताइए मैं क्यों नहीं लड़ सकता इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। मैं ऑलरेडी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़के हार चुका था। एक बार मैं इलेक्शन हारा आर बेणु से, जो कि अभी मेरे ख्याल में नीदरलैंड में एम्बेसडर हैं, और दूसरी बार मैं इलेक्शन हारा संजीव चोपड़ा से, जो मसूरी में आईएएस इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर हैं, और पहली बार 10 वोट से हारा, दूसरी बार 18 वोट से हारा। जबकि मुझे वाइस प्रेसिडेंट के नाते मुझे सबसे अधिक वोट मिले थे, लेकिन फिर भी हार गया मैं। अब ये प्रेसिडेंट का जब प्रसंग आया तो मेरे दिमाग में ऐसा है ना, कैसे ही जस्ट वाई फन, मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूं प्रेसिडेंट के लिए। तो मेरा नाम कोई रख नहीं रहा था। अब वो अचानक सारे लोगों में हलचल हो गई। हम 11 लोग थे जो मीटिंग में बैठे हुए थे। बहुत बहस हुई साहब इस पे। तो हमारे एक टॉप नेता हैं, वो विनम्रता से नाम ले रहा हूं उनका, प्रकाश करात, हमारे साथ थे मीटिंग में। उनका कॉमरेड आपको नहीं खड़ा कर सकते हम। मैंने क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बोले कॉमरेड आप अंग्रेजी नहीं जानते और इलेक्शन हार जाएंगे। तो मैंने कहा अंग्रेजी जानने वाले भी तो इलेक्शन हारे हैं, पहले आप भी तो एक बार इलेक्शन हारे हैं, तो ऐसा तो नहीं अंग्रेजी जानते हैं तो इलेक्शन जीत ही जाएंगे। और ये किसने कहा कि हिंदी जानता हूं तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा? मैंने ये तो संभव नहीं है। तो काफी तेज बहस हुई फिर इस पर। अल्टीमेटली एक वोट से, बहुमत से मेरे नाम का निर्णय हुआ और मैं इलेक्शन के लिए खड़ा किया गया। संयोग की बात 84-85 के इलेक्शन में, उस समय मेरे खिलाफ में जो 2 कैंडिडेट थे, उसमें एक कैंडिडेट थे सुबोध मालाकार, कन्हैया कुमार के गुरु, जिनके अंडर में कन्हैया कुमार ने पीएचडी की, और दूसरे कैंडिडेट थे प्रभाकर परकाला, निर्मला सीतारामन जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पति। और साहब बड़ी ताकत लगी हुई थी। एसएफआई का एआईएसएफ के साथ अलायंस नहीं हुआ था, और उस कैंपेन में कांग्रेस की तरफ से बड़ी टॉप लीडरशिप ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि प्रभाकर परकाला बहुत अच्छे, बहुत ही आर्टिकुलेटेड पर्सनैलिटी थी उनकी, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वो अभी भी हैं, अभी वो तेलुगु देशम के साथ हैं और उनकी टॉप लीडरशिप में हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर तेलुगु देशम में गए।
संयोग की बात कि मैं इलेक्शन जीता, और इलेक्शन ही नहीं जीता, 100 मेरे ख्याल में 38 वोट से मैं इलेक्शन जीता प्रेसिडेंट का, और सभी स्कूल में मैं इलेक्शन जीता। मुझे सबसे अधिक वोट मिले, सभी स्कूल में वोट मिले। ऐसा नहीं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को मुझसे किसी भी स्कूल में ज्यादा वोट मिले हो, और ये मेरे लिए सबसे संतोष की चीज थी। मैं जानबूझ के कहता हूं, मैं पहला ऐसा एसएफआई का कैंडिडेट था जिसके बारे में यह विख्यात था कि यह हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते। हिंदी के किसी भी विद्यार्थी को पहली बार एसएफआई ने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर खड़ा किया था। नॉर्मली सोशल साइंस के लोगों का नंबर रहता था उसमें, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लोगों का नंबर आता, लड़कों का नंबर आता था। हिंदी उर्दू के विद्यार्थियों का नंबर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कभी नहीं आया। उसके बाद तो सिलसिला चल निकला, हिंदी विभाग से अनेक लोग जीते हैं। तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ हिंदी का। हिंदी के प्रति लोगों के बारे में जो धारणा थी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की राजनीति में हिंदी कॉमन कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, और खासतौर पर जो टॉप लीडरशिप है उसकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज नहीं हो सकती, यह मिथ टूटा और एक नई कल्चर पैदा हुई। मेरे पहले जो लोग छात्र संघ में आए जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, वो हिंदी बोलते थे लेकिन वो अंग्रेजी जानते थे। मैं तो अंग्रेजी जानता ही नहीं था, ये तो विख्यात था कि मैं अंग्रेजी जानता ही नहीं हूं, और ये वास्तविकता थी, इसमें कोई झूठ नहीं था, और मैंने इस चीज को कभी छिपाया नहीं। लेकिन मेरे लिए लैंग्वेज कभी समस्या नहीं थी। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में यह धारणा कि वह अंग्रेजीदार लोगों की, एलिट लोगों की संस्था है, यह धारणा गलत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 60% से ज्यादा ऐसे विद्यार्थी आते थे जो कि गरीब पृष्ठभूमि से आते थे, सामाजिक तौर पर पिछड़े समाज से आते थे, जो अपनी मातृभाषा के अलावा अंग्रेजी में हाथ जिनका तंग था, वे मातृभाषा में हाथ उनका मजबूत था। वो तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, तमाम भाषाओं में ऐसे विद्यार्थी वहां आते थे। तो जेएनयू पर जब बात करें तो हम एक चीज ध्यान रखें कि जेएनयू ने भाषा के प्रश्न पर कभी भी लोगों को विक्टिमाइज नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने कई बार हिंदी में पर्चे निकाले, और पर्चे नहीं निकाले, मैंने जब प्रेसिडेंट था तो उस समय अनेक चिट्ठियां मैंने प्रेसिडेंट के नाते हिंदी में ही लिखी, क्योंकि जब कोई ट्रांसलेटर नहीं मिलता था तो मैं हिंदी में ही लिखता था और जवाब देता था। अंतर नॉर्मली कोशिश करता था कि ट्रांसलेटर मिल जाए तो उसके जरिए मैं अपनी बात अंग्रेजी में लिखवा के और प्रिंट करा दूं और वितरित कराऊं या प्रशासन को चिट्ठी दूं। तो एक नई कल्चर, जिसे हम लोग कह सकते हैं देशज भाषा की संस्कृति, उसकी शुरुआत भी तब होती है। ये जो इमरजेंसी के बाद का जो दौर, 77 के बाद का जो दौर जेएनयू में विकसित होता है, उसमें धीरे 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 हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी बड़ी तादाद में छात्र राजनीति में शिरकत करते हैं और वे इफेक्टिव भूमिका अदा करते हैं। उसने हिंदी का एक नया प्रवेश, एक नया जागृत वर्ग पैदा किया, और ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। और ये प्रवेश कहां पैदा हुआ? ये उस एलिट इंस्टीट्यूशन में पैदा हुआ जहां के लोग ये मानते थे कि हिंदी यहां पर सेकेंडरी लैंग्वेज भी नहीं है, हिंदी और प्राइमरी लैंग्वेज थी। हिंदी में लोग लिखें, पढ़ें, बोलें, हिंदी में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो और धारावाहिक तौर पर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, इसकी शुरुआत उस इलेक्शन में सबसे ज्यादा हुई। जेएनयू में भाषाओं को लेके एक खास तरह का, और देशी भाषाओं को लेके एक खास तरह का आग्रह, इंकरेजमेंट, उत्साहवर्धन का भाव हमेशा सा रहा है।
जो विभिन्न भाषा भाषी लोग वहां पढ़ने आते थे, उनके प्रति हमारे यहां कभी भी कोई दुर्भावना नहीं होती थी, कोई छोटा बड़ा का भाव नहीं होता था। इसलिए जेएनयू पर जब हम बात करें तो हम लोग एक चीज ध्यान रखें कि जेएनयू ने ये जो उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का वर्चस्व रहेगा और अंग्रेजी के बिना किसी भाषा में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इस चीज को तोड़ा। और यह चीज संयोग की बात है कि इस चीज को निर्मित करने में वामपंथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं जो कुछ भी वहां कर पाया वो इसलिए कर पाया क्योंकि मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैं स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ा हुआ था, मैं उनके लिए काम करता था। मैंने अपने स्टूडेंट फेडरेशन के जो दोस्त थे उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे जो रियल शिक्षक हैं जिनसे मैंने सीखा वो मेरे दोस्त हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब जितने भी यंग लोग होते हैं उनके यंग अवस्था में जो दोस्त होते हैं वे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। संगति का बहुत गहरा असर होता है। मुझे संयोग से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उन अच्छे प्रतिभाशाली मेधावी विद्यार्थियों के साथ पढ़ने का मौका मिला जो कि हिंदुस्तान की, जिन्होंने इज्जत में 4 चांद लगाए। जेएनयू मेरे लिए कभी नॉस्टैल्जिया नहीं रहा, आज भी नहीं है। जेएनयू को लेकर मेरे अंदर कोई अतीत मोह जैसी कोई चीज नहीं है। जेएनयू अच्छा था, जेएनयू का मेरे ऊपर कर्ज है। जेएनयू के खिलाफ जब भी कोई गलत बात कही जाती है मैं तत्काल रिएक्ट करता हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फेसबुक पर हैं लेकिन 4 लाइन नहीं लिखते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इतने ताकतवर हैं कि अगर वो लिखना शुरू करें फेसबुक पर तो वो किसी भी तंत्र को एकदम नंगा कर सकते हैं। मोदी तो क्या चीज है। कन्हैया कुमार के प्रसंग में जो कैंपेन शुरू हुआ उस कैंपेन के धुर्रे उड़ा दिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अंदर ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है लोकतांत्रिक परिवेश से और व्यक्तिवाद के विकास से। मध्य वर्ग के अंदर व्यक्तिवाद के विकास और ज्ञान की अनंत संभावनाओं को जो जेएनयू ने खोला, उसने एक नए मनुष्य को और नए नागरिक को जन्म दिया, एक नए छात्र को जन्म दिया। और यही जेएनयू की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही चीज हम सब लोगों ने सीखी। आज बस इतना ही, बाकी चीजें बाद में। थैंक यू।